नमस्कार दोस्तों। अब न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार अंधभक्तों को बहुत अच्छा लगता है। न्यू इंडिया है जहां हर धांधली भक्तों को, अंधभक्तों को बहुत अच्छी लगती है। यह न्यू इंडिया है जहां अंधभक्तों को औरंगजेब की मजार तोड़ने के भाषण अच्छे लगते हैं। यह न्यू इंडिया है जहां ट्रंप की चम्मचगिरी करते नरेंद्र मोदी उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। जी हां, उन्हें इस देश में होती रेल दुर्घटनाएं अच्छी लगती हैं। उन्हें इस देश में बढ़ती महंगाई अच्छी लगती है। उन्हें इस देश में बर्बाद होती अर्थव्यवस्था भी अच्छी लगती है। उन्हें एलन मस्क के आदेश मानते मोदी सरकार अच्छी लगती है और उन्हें खराब लगता है जब एलन मस्क का ग्रोथ सच बता देता है, जब एलन मस्क का एआई नेहरू गांधी को गाली नहीं देता है। उन्हें तब खराब लगता है जब वो आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के योगदान को बता देता है। उन्हें तकलीफ हो जाती है। जी हां, यही तो न्यू इंडिया है। जी हां, न्यू इंडिया में यह हो रहा है। आपको याद होगा पीछे 450 करोड़ का एक घोटाला हुआ था, शेयर घोटाला। यह वैसे ही था जैसे एक समय में हर्षद मेहता का घोटाला कहा जाता है। बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी थी, सेम तरीका था। 2012 में यह घोटाला शुरू हुआ था और यह घोटाला किया था अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने, यानी गौतम अडानी और उनके परिवार के सदस्यों ने कुछ शेयर ब्रोकर्स के साथ मिलकर। इस मामले में एक पत्रकार ने हिम्मत जुटाई, तमाम आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली, सबूत जुटाए और उन सारे सबूत को लेकर के वो स्पेशल कोर्ट, भ्रष्टाचार निवारण की यानी एंटी करप्शन कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जाकर के उसने दाखिल की एप्लीकेशन। अदालत ने जब सारे सबूत देखे तो यहां तो सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे, सब कुछ मौजूद था। अदालत के पास कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालत ने एईएल यानी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के वकील की भी बात सुनी, लेकिन वो कोई सफाई देने की स्थिति में नहीं थे। सेबी की भी बात सुनी, वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। अदालत ने उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया और कहा इन्वेस्टिगेशन की पूरी हालात से स्टेटस रिपोर्ट उन्हें 1 महीने में दिखाए। उस जज ने, बेचारे ने बड़ी हिम्मत की। बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि उसने कम से कम यह आदेश देने की हिम्मत जुटाई। लेकिन जो अंधभक्तों के पप्पा का पप्पा हो, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, भारत में होगी। सोच सकते हैं आप। बहरहाल जो होना था वही हुआ और तुरंत से भी अगले ही दिन सुबह सुबह पहुंच गया हाई कोर्ट कि साहब एफआईआर नहीं होने चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। उसने इमीडिएट ऑर्डर किया कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कानून कहता है अदालत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगी तो इमीडिएट होगी, लेकिन रात भर में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, दूसरे दिन भी दर्ज नहीं हुई, तीसरे दिन अदालत का आदेश आ चुका था तो कह दिया गया साहब नहीं। वो आदेश हालांकि रिसीव नहीं हुआ था थाने में, लेकिन पहले ही कह दिया गया था आदेश आ जाएगा, आप चिंता मत।
बहरहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भारत के इतिहास में यह पहला केस था, क्योंकि एफआईआर के लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि सिंपल प्राइमा फेसी यदि आरोप के समर्थन में सबूत है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इमीडिएट दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में देखिए, यदि गलत है तो खारिज कर दीजिए और सही है तो चार्जशीट कीजिए, गिरफ्तारी की जरूरत है गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन यहां तो साहब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, नहीं हुई। अब उस हाई कोर्ट ने जो आदेश देना था वो दे दिया, उतना ही नहीं दिया, उसने तो अब उस पूरे घोटाले को ही खत्म कर दिया। उसने कहा कोई घोटाला नहीं, खत्म, खारिज, यानी कोई कुछ नहीं होगा, वो तो निर्दोष है। अरे कहीं पारस पर दाग लगता है, वो तो पारस पत्थर है, जिसे छू देंगे वो सोना हो जाएगा। जज साहब को छू दिया, सोना हो गया। जज साहब समझा करिए। तो यह स्थिति है। उधर गुजरात में एक पेमेंट बड़ा हैवी था, उसमें घोटाला था। गुजरात सरकार ने इमीडिएट वो केस खत्म कर दिया और कह दिया नहीं कुछ नहीं। जो नोटिस दिया था किसी अफसर ने गलती से, खटाक से सब विड्रॉ, कुछ नहीं। तो साहब उन्हें बदले में 38,000 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट जरूर मुंबई में मिल गया है, यह आप जान लीजिए। तो इसी तरीके से काम चलता रहता है। बहरहाल इन तकलीफों के भरपाई हमारे मोदी जी करते रहते हैं। अब आइए दूसरा, चुनाव में धांधली के तमाम आरोप लग रहे हैं। किस तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, किस तरह मशीनरी में गड़बड़ी की गई, किस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, किस तरह से फर्जी वोटर आईडी बनाए गए, डुप्लीकेट, एक ही नंबर के दो वोटर आईडी और दो अलग अलग, जो कि कभी संभव नहीं है। और यह बात चुनाव आयोग लिखता है, रिटन में लिखता है कि एक आईडी दूसरे दोबारा हो ही नहीं सकती, दूसरे को नहीं हो सकती। लेकिन साहब सब हुआ। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया और कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। उन्होंने इसकी जांच की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। जो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है टीएमसी, उसने इसको लेकर के मुद्दे को उठाया और तमाम सबूतों के साथ चुनाव आयोग को दिया। न चुनाव आयोग इस पर कुछ बात कर रहा है, न सरकार कर रही है। तो फिर रास्ता क्या था? संसद में चर्चा हो। तो संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस समेत तमाम दलों ने चर्चा की मांग की, लेकिन साहब चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, और जो धांधली चलती है वैसे ही चलेगी। तो जब इस तरह की स्थितियां हो तो स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो भक्तों को खुशी है कि उनके पप्पा के पप्पा एक तो मुक्त हो गए अदालत से, और दूसरा जो एक चिंता थी कि वोटर आईडी वाला मसला हो गया तो क्या होगा, तो साहब वो भी हो गया। न चर्चा होगी, न जांच होगी, न कार्रवाई होगी। तो आप सिर्फ बातें सुनते रहिए हमारे जैसे लोगों की। इसके बाद में नफरत का खेल तो फेल हो गया, होली सकुशल निकल गई। तो बड़े परेशान तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब के विचारों वालों को हम कुचल देंगे। जब वो कुचल देंगे की बात करते हैं, तब आता है क्या कुचलेंगे। सब पहले बोले थे कि औरंगजेब की कब्र को हम बुलडोज कर देंगे,
आप कह रहे हैं कुचल देंगे। तो औरंगजेब की कब्र बनी कहां है? औरंगाबाद में। वो औरंगाबाद किसने बनाया था, बसाया था? औरंगजेब ने। और उसे आप खत्म कर देंगे तो साहब ठीक है, खत्म कर दीजिए। केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की। और राज्य में किसकी सरकार है? उन्हीं नरेंद्र मोदी की। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी एंड मोदी। जैसे वहां एनडीए की, वैसे यहां एनडीए की। तो साहब एएसआई जिसके कब्जे में है, जो उसका रखरखाव करती है उस कब्र का, वो किसके पास है? वो भी नरेंद्र मोदी के अंडर में है। तो साहब अदालतें पहले ही मैं बता चुका हूं कि उनके कब्जे में। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं कब्र गिरा देते? क्यों नहीं बुलडोज करते हैं? शोर रोज रोज क्या मचाते हैं? सब तो तुम्हारा है। विधायिका भी तुम्हारी, कार्यपालिका भी तुम्हारी, न्यायपालिका भी तुम्हारी, और एग्जीक्यूटिव करने वाली बॉडी भी तुम्हारी। और इसके बाद में जो कथित हिंदूवादी तमाम संगठन है, बजरंग दल, बीएचपी और ये सब जो आतंकी संगठन है, वो तमाम संगठन भी आपके, आतंकी भी आपके। तो साहब फिर फिक्र किस बात की है? गिराइए आप। तो सांप सूंघ जाता है। अब रोज बरोज ये नैरेटिव बनाते हैं और शोर मचाते हैं और सब कुछ करते हैं। इसके बाद हालत यह होती है कि फिर भी बात नहीं संभलती है। और ये शोर क्यों मचते हैं? क्योंकि असल में भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। नरेंद्र मोदी ने 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत के ऊपर जो कर्ज है सिर्फ 10 साल में लाद दिया है। 10 साल में 54 लाख करोड़ का कर्ज 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब से लेके 2014 तक था। हालांकि इसीलिए अब भाजपा के लोग कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ है, तो तब से सिर्फ इतना हो गया है। और उसके बूते उसी कर्ज के बूते 5 जो है ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 4 ट्रिलियन के करीब तो हो ही चुकी है। कर्ज हो गया इतना। अब उसके बाद में कहते हैं देश में सिर्फ पूंजीपतियों की जीडीपी बढ़ रही है, आम आदमी की जीडीपी घट रही है, उसकी खर्च करने की ताकत घट रही है, उसका प्रति व्यक्ति आय घट रही है, और तमाम तरह के संकट खड़े। औसत आय घट रही है, डॉलर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, रुपया रोज बरोज गर्त में जा रहा है, और मोदी की इज्जत कहां जा रही है ये उन्हीं के बयानों से पता चलता है। जब मुख्यमंत्री थे कहते थे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। और साहब इज्जत गिरती है तो कैसे गिर रही है? इज्जत एलन मस्क गिरा रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाली दी, उनके मुंह पर, नरेंद्र मोदी के मुंह पर गाली दी और न जाने क्या क्या कहा। और उसके बाद एलन मस्क ने उसी तरीके से किया, हड़काया, डांटा, अपने यहां नैनी और बच्चों के साथ उनकी मीटिंग करवाई। अब उसका नतीजा क्या होता है कि जब इज्जत गिर रही हो तो जल्दी जल्दी कहा एलन मस्क की जो स्टारलिंक को भी परमिशन दे दो, तुरंत उसकी टेस्ला भी भारत आ गई, सबको परमिशन, सारे टैक्स भी कम कर दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। उनको खुश करने के लिए हमारे देश का वाणिज्य मंत्री वहां हफ्ते भर पड़ा रहा, और हफ्ते भर बाद भी उसकी उचित अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। छोटे मोटों से मिलके बेचारा आया, कह के आया हुजूर जो आप चाहते हैं हम करेंगे, बस बचाए रखिए हमारे साहब को, क्योंकि वो भी बेचारा फंसा हुआ है। तो जब वो आता है तो अब क्या कहता है कि हमारे लोगों को अमेरिका के उत्पाद खरीदने चाहिए, अमेरिका की चीजें खरीदनी चाहिए, अमेरिका का ये करना चाहिए। वहां अमेरिका हमारे नागरिकों को उठा उठा के फेंक रहा है, बेड़ियों में, हथकड़ियों में, सब में रगड़ के। और यहां साहब ये कह रहे हैं अमेरिका के वो एजेंट बन के काम कर रहे हैं। जैसे हमारे विदेश मंत्री एजेंट बन के काम कर रहे थे, उनके बोल रहे थे तो उनका नियम है, कानून है, लेकिन वो कानून न नेपाल पे लागू होता है,
न वियतनाम पे लागू होता है, न मैक्सिको पे लागू होता है, न किसी और देश पे लागू होता है, सिर्फ भारत पे लागू होता है। तो अब आप समझ लीजिए। तो इसी तरीके से पीयूष गोयल भी यही बात कर रहे हैं, तो अश्विनी वैष्णव भी यही बात करेंगे, यही करेंगे। अश्विनी वैष्णव स्टारलिंक का स्वागत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब जब वो ये सब कर रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी अपनी इमेज कैसे बचाएं? तो एक विदेशी पत्रकार के साथ पॉडकास्ट करते हैं। उस पॉडकास्ट में बड़ी प्रशंसा करते हैं किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की, उनके अमेरिका की और सबकी, अमेरिका फर्स्ट वालों की। वो मेगा गेगा क्या करके बोल रहे थे, याद करिए, आप याद करिए। तो वो जब मेगा मैगी बना रहे थे, उसी समय स्थिति है, भारत को गाली मिल रही थी, लेकिन अब बेचारे क्या करें, उसमें प्रशंसा कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट को शेयर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बस फिर क्या था, मोदी के बाद सब उछल पड़े, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। अब विश्व गुरु है कि विश्व गुरु है, भगवान जाने, लेकिन यह स्थिति, ऐसी स्थिति में फिर वहीं आके बात खड़ी हो जाती। यदि ये विश्व गुरु है, तो उधर एलन मस्क का जो ग्रॉक है, जो उनका एआई, वो आ गया। उस एआई से सवाल पूछो तो वो सच बता देता है। बना बनाया खेल बिगड़ रहा है। साहब ये तो ना करो कम से कम। ऐसे ही नरेंद्र मोदी बोले, हम तो सब आपका आदेश मान रहे हैं। एलन मस्क ने कहा अच्छा भी देखते हैं। सब मीटिंग बुला ली गई, अमित शाह, अजीत डोभाल, अश्विनी वैष्णव और तमाम सारे मंत्री और सब बैठ गए। अरे कैसे इसको संभाला जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बहरहाल जो भी है, अभी तक तो सही बता रहा है। उससे जब इतिहास में पूछो कि भारत की आजादी में संघ का, आरएसएस का क्या योगदान है, कहता है रत्ती भर भी नहीं है। वो तो उल्टा अंग्रेजों के साथ खड़ा था, गद्दारी कर रहा था, मुखबिरी कर रहा था। तो कहा, पूछा गया कि तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में क्या दान दिया भारत को? उनका उस समय उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दान दी थी 1946 में, जिसकी आज कीमत हजारों लाखों करोड़ रुपए होती है। अब उसके बाद में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उस समय तमाम चीजों के दाम बहुत वो थे। कलेक्टर की सैलरी 60 रुपए थी, यानी डीएमडीसी की सैलरी 60 रुपए थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर होगा। आज वो 60 रुपया कितना है, आज उसे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो अब आप समझ लीजिए, तो जो 60 रुपया, 2.5 लाख रुपया है, तो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, वो भी वो 98% ही संपत्ति थी। उसके बाद में आनंद भवन वगैरह बाद में डोनेट किया गया है। तो वो सब भी जोड़ लेंगे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने दान दे दी। मैं आपको बताता रहा हूं। ऐसे ही वो तमाम योगदान बताता है, कैसे भारत के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है, सारी चीजें वो बता देता है, सच बता देता है। बड़ी परेशानी हो गई। तो साहब अब उस पर कोशिशें चल रही। तो इस तरह की स्थिति है। फिर ये हुआ कि लोग कैसे शांत बैठेंगे, तो तुरंत थोड़ी सी महंगाई और बढ़ा दो। तो साहब आलू सिर्फ खा लीजिए, सूखी पकाइए भी मत। वही एक थोड़ी सी सामान्य है, बाकी हर चीज महंगी कर दी गई। अब आप समझ लीजिए, उस महंगाई से जूझिए। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी का मॉडल चला। फिर आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको और तमाम चीजें नहीं देंगे। तो समस्या यह है, कांग्रेसी बड़े समस्याएं ये रोजगार को लेकर लड़ते हैं। कांग्रेस ने बिहार में यात्रा शुरू कर दी कि पलायन रोको, नौकरी दो, और यह यात्रा शुरू कर दी। कन्हैया कुमार से लेकर के पप्पू यादव तक, कृष्णा अल्लावारू से लेकर और तमाम सारे नेताओं ने और युवाओं ने इस पे बिल्कुल धमा चौकड़ी मचा दी। अब चिंता यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने यह मुद्दा उठा दिया है, यह जन जन का मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है, हर युवा का मुद्दा है। अब बड़े परेशान है कि कैसे युवाओं को इधर उधर भटकाया जाए। तो उसके लिए वही फिर औरंगजेब, फिर गांधी नेहरू परिवार को गाली,
और सब पे, लेकिन अब सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि औरंगजेब से बड़ा शासन सत्ता किसी ने बनाई नहीं थी। उससे बड़ा राज कभी किसी का नहीं रहा भारत। और जो उसने हिंदुस्तान की सत्ता बनाई, जो ताकत धमक बनाई, वही आज तक कायम है। उधर दक्षिण के राज्यों के विद्वान लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर हिंदी बनाम दूसरी करके लड़ाई पैदा की जा रही है और इस तरह से सबको उलझाने का काम हो रहा है। क्योंकि रोजगार हम दे नहीं सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते, कर्ज कम नहीं कर सकते, देश को बर्बादी से हम नहीं बचा सकते, अर्थव्यवस्था वास्तव में गर्त में जा रही है, फिर पर्दा डालने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो एक ही हथियार है, नफरत, नफरत और नफरत। तो उसी पर काम हो रहा है। या फिर राहुल गांधी की बुराई कर ली, राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, गांधी परिवार ऐसा है, सोनिया गांधी ऐसी हैं, प्रियंका गांधी ऐसी, और उनके पूरे परिवार पर गाली देते रहे। तो यही काम सिर्फ रह गया है और यही अब एकमात्र चर्चा का विषय है। अब और किसी चीज पे बात मत कीजिए। मोदी जी जो कहे, यानी मोदी जी क्या, अडानी जी जो कहे वही सही। तो साहब अडानी जी की गुलामी करते रहिए और खुश रहिए, अंधभक्ति में मोदी मोदी जपते रहिए। जय।